जमीन भी सेक्शन 469 लगाकर किसानों से नहीं ली है। हमने ली ही नहीं तो घोटाला कैसे करेंगे? तो वो भी उन्होंने बिल्कुल फैक्ट्स गलत रखे थे। दूसरा उन्होंने कहा स्कूलों को लेकर कि जी अगर हर आदमी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी होती है और सब सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो अब मुझे बताएं कौन कौन से कांग्रेस के नेता है जो हुड्डा साहब की सरकार में तो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और हमारी सरकार आने के बाद उनको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ा। क्योंकि मैं ये मानता हूं हमारी सरकार में वो कह रहे हैं अच्छे नहीं है, तो उनकी सरकार में तो अच्छे रहे होंगे। तो अपने नेताओं की, एमएलए की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पोते पोतियों की उनकी सूची तो जारी करें कि भाई भाजपा आने के कारण इन एमएलए ने अपने बच्चे निकाले और अब ये प्राइवेट स्कूल में भेज दिए, क्योंकि सरकारी स्कूल इस स्तर के नहीं रहे। बेवजह के बेबुनियाद उनके बयान थे जिसका कोई आधार नहीं है। अब आपने कहा कि कमल का तीसरी बार खिलना हरियाणा में सुनिश्चित है। मई 2024 में पुनः माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी और 2024 में अक्टूबर में पुनः मनोहर सरकार रिपीट करेगी। इसमें कुछ नहीं है। और हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की जो नीति है वो लोग उसको प्रभावित हो रहे हैं। इन्होंने किसानों की भी बात की थी, अशोक अरोड़ा जी ने। बताते ना मुझे कि कितने किसानों को उन्होंने कितना मुआवजा दिया। उन्होंने रोजगार की बात की और हम पे आरोप लगाया कि इसमें युवा परेशान है, तो वो अपना आंकड़ा देते कि कांग्रेस के समय में इतने युवाओं को रोजगार मिला था, भाजपा का इतना मिला है, तब तो उस डिबेट का बेनिफिट होता है। परंतु जहां तक आपका प्रश्न था, पुनः 2014 में मोदी सरकार और मनोहर सरकार वापसी करेगी हरियाणा में। तो सर इसी के साथ क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, तो रोजगार को लेकर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी। पिछली तिमाही की अगर बात करें तो भारत में 1.5 लाख करोड़ लोग रोजगार यानी कि वर्क फोर्स में शामिल हुए हैं। हरियाणा की बात करें, बीजेपी की ओर से स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई और उस स्टार्टअप योजना का फायदा ये मिला कि 4000 से ज्यादा स्टार्टअप हरियाणा में शुरू हुए। रोजगार को लेकर जो आपका सपना था, क्या वो पूरा हो चुका है या अभी बाकी रहता है? देखिए, ये रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये निरंतर वो कार्य है जहां हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि इसके बाद सब कुछ हो गया, आगे कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो लगातार हम संतुष्टि होने वाले लोग नहीं हैं। हम बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी उसके लिए कमिटेड है, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। परंतु रोजगार की आपने बात की, हुड्डा साहब की सरकार में जब ये 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 2009 से 2014 तक इनकी सरकार में 44,302 लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी। और इनका जो पहला कार्यकाल था 2005 से लेकर अक्टूबर 2009 तक 18,020 लोगों को नौकरी दी थी। और इन्होंने 10 साल में टोटल जो नौकरी दी थी वो 62,322 दी थी। हम अभी तक, जिसको मनोहर सरकार कहते हैं, जिन्होंने 10 साल में 62,000 नौकरी दी, और जिनको ये कहते हैं कि हम नौकरी नहीं देते, हम कम नौकरी दे रहे हैं, हमारी सरकार में अभी तक 1,02,000 से ऊपर सरकारी नौकरी हो चुकी है। 60,000 की प्रक्रिया हमारी जारी है, जिसमें से ग्रुप सी उसकी 39,998, सॉरी, वो हमारी एक जल्दी जारी होगी, 31,998 ग्रुप सी की, 11,794 ग्रुप डी की, 7,741 अध्यापक टीजीटी, 4,476 पीजीटी, ये लगभग और 6,000 पुलिस, और ऐसी 60,000 नौकरियां और पाइपलाइन में हैं। और जब तक हम चुनाव में जाएंगे, हरियाणा के इतिहास में 1,60,000 से सरकारी नौकरी देने वाला केवल मनोहर सरकार होगी, और हुड्डा साहब की 62 होगी, तो लगभग उनसे 2,500 गुना नौकरी हम दे चुके होंगे। अब आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की थी। प्राइवेट सेक्टर में भी जो मेरे पास आंकड़े हैं, उसमें हो सकता है संशोधित है, क्योंकि आंकड़े लगातार ऐड होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उसमें भी 13 लाख से अधिक प्राइवेट सेक्टर में रोजगार हमारी सरकार में मिला है। तो एक बड़ा काम रोजगार के मामले में हमने किया है। ये आंकड़े लेकर घूमते हैं फर्जी। एक जो संस्था है जिसका ये आंकड़ा लेकर घूमते हैं, वो खुद कांग्रेस के जो घोषणा पत्र बना था 2019 का, उसके घोषणा पत्र के जो बनाने वाली कमेटी थे उसके सदस्य थे। वो ये कहते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी ज्यादा है, क्योंकि 15 साल से लेके 19 साल तक के लगभग 50% से ऊपर लोग बेरोजगार हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारा 15 साल से लेके 19 साल तक का बच्चा पढ़ता है, वो काम धंधा नहीं करता। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं है
जैसे कांग्रेस शासित प्रदेशों की है, छत्तीसगढ़ की है, वो इसलिए है कि छत्तीसगढ़ में बेचारा पढ़ ही नहीं पाता, वो पहले रोजगार ढूंढता है। हम ये कहते हैं कि ये उम्र पढ़ने की, और इन्हीं के आंकड़े कहते हैं, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। अगर इन्होंने हमारे विरोध में कहा तो मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, और हमारे पक्ष में कहा उससे भी सहमत नहीं हूं। ये कहते हैं परंतु हरियाणा में 30 साल तक आते आते केवल 3% लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो इनका आंकड़ा ना, मैं 3% पे हूं, लगभग लगभग हमारे यहाँ 5-6% की बेरोजगारी है, इससे अधिक की बेरोजगारी नहीं है। जिसको ये 35, 36, 38 बताते हैं वो फर्जी हैं। और एक और आपका चैनल तो जागरूक चैनल है, और जब जनसंवाद का माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा था, अभी भिवानी में भी 2 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल तक, और 12 से लेके 14 अप्रैल तक पलवल में, उस समय आपके अनेकों संवाददाता मुझे वहां कार्यक्रमों में मिले। जब मुख्यमंत्री जी पूछते थे कि आप में से किसी को सरकारी रोजगार मिला, वो हाथ खड़ा करते थे और बताते थे, और वो ये भी कहते थे इतना रोजगार इस गांव में कभी नहीं आया। तो ये हमारी विशेषता है। देखिए सर, मंशा बिल्कुल साफ है बीजेपी की, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स देनी है, लेकिन इसी के साथ सिस्टम के खामे को लेकर अगर बात करूं, आपने देखा होगा कि हमारी अगर कानून प्रणाली की भी बात करें तो काफी लंबी है, जिस वजह से अगर बात किसी भी तरीके का परीक्षा घोटाले को लेकर हो तो एक लंबा इंतजार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। तो नकल विरोधी कानून जो कि देश के 2 राज्यों में इस समय हो चुका है, चाहे बात राजस्थान की करें या उत्तराखंड की करें, हरियाणा को इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, एक तो कानून प्रणाली का पर्सन अगर कभी आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी जस्टिस से, चीफ जस्टिस से मिलने का मौका मिले, तो वो तो आपको उनसे करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, तो उसमें न्यायिक प्रक्रिया में हमारा सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो सर विधानसभा में, हाँ, इसका इंतजार खत्म नहीं, होगा? दूसरा, अब आपने कहा कि नकल विरोधी कानून, देखिए इसके लिए वो कानून बनाए ना बनाए, हमने करके दिखाया है। अभी आपके जो पहले एंकर भी कह रहे थे कि हम कार्रवाई करते हैं, हमारी आज तक केवल 2 पेपर मिले जिसको हमें लगा कि वो लीक हुए हैं, ऐसा हमें थोड़ा सा फैक्ट बैक लगा। उसमें से एक पुलिस का था और एक मेडिकल का था। पुलिस की भर्ती जो हुई वो हमने रद्द कर दी थी, उसमें 156 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है। देश के इतिहास में आप किसी भी उसको पढ़ लीजिएगा, आज तक एक ऐसी परीक्षा जो लीक हुई हो उसमें 156 लोगों को जेल भेजा हो, पूरे देश के इसमें कहीं आपको नहीं मिलेगी। यानी कि हम कठोर से कठोर उस पर कानून का पालन कार्रवाई करते हैं। दूसरा, हम पे ये भी अशोक अरोड़ा जी भी कह रहे थे कि कितने पेपर लीक हुए। हमारा आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 2 पेपर को अगर छोड़ देते हैं, हमारा कोई भी पेपर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी किसी भी भर्ती को अभी तक गलत सिद्ध नहीं किया है। तो हमारे यहाँ तो क्या हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, उनकी 2006 की पीटीआई की भर्ती माननीय न्यायालय ने रद्द कर दी। मई 2007 की कैनाल पटवारी की भर्ती माननीय न्यायालय ने रद्द कर दी। 2011 की लोअर डिविजनल क्लर्क की भर्ती माननीय न्यायालय ने रद्द कर दी। 2013 की कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की भर्ती माननीय न्यायालय ने रद्द कर दी। 2013 की एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की भर्ती माननीय न्यायालय ने रद्द कर दी। 2013 की जूनियर इंजीनियर सिविल और ये विद्युत विभाग में सहायक लाइनमैन और ऑपरेटर, इनकी भर्ती माननीय न्यायालय ने रद्द कर दी। 2006 की आर्ट एंड क्राफ्ट की भर्ती कर दी है, और लंबी लिस्ट है, 13 मैंने अभी आपको 7 बताए हैं, जिनको ऑफिशियली माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि इनकी भर्तियों में गड़बड़ थी, और ये सर्वोच्च न्यायालय तक चले गए, वहां भी उन भर्तियों को रद्द किया गया। हमारी कोई एक भर्ती, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई एक भर्ती विपक्ष का व्यक्ति ये बताएं जिसको अनियमितता के चलते माननीय उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया हो। हमारे यहाँ तथ्य क्या हो गया कि तथ्य पे कोई बात नहीं करना चाहता, जिसके मन में जो आता है वो कह देता है, जवाबदेही है नहीं। मुझे लगता है कि मीडिया को एक काम और अच्छा करना चाहिए कि वो तय करे, जवाबदेही करे। अगर मान लीजिए अगली बार अरोड़ा जी आपके चैनल पे आते हैं तो वो कहे जी आपने झूठ बोला था, मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा। वो आपको कहना चाहिए जी आपने कहा था कि वृद्धा पेंशन या सम्मान भत्ता है, इसकी कोई आय नहीं थी, तो आपको दिखाना चाहिए देखिए 300 रुपए का नोटिफिकेशन है। और हुड्डा साहब की सरकार में भी वो 2 लाख की लिमिट थी, तो हुड्डा साहब के सरकार में अगर हमने तो 2 की 3 की है ना, तो इसका मतलब जब हम सरकार में आए उससे पहले वो लिमिट थी और वो हुड्डा साहब थे, तो हुड्डा साहब के समय में वो नियम क्यों था? ऐसी मुझे लगता है जब आप क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे लगता है उससे चीजें ठीक हो जाएगी। उन्होंने बात कही खदान को लेके कि हमारे यहाँ जीडी के रेट महंगे थे।
आप उनसे पीछे, क्या आपने एमएसपी पर कभी जीरी की खरीद की हो तो बताएं कितने क्विंटल की? नहीं की। उस समय अरब में हमारा चावल जाता था, बाद में अरब के लोगों ने एक कीड़े को लेकर या कुछ ऐसा लेकर हमारे चावल पे क्वेश्चन मार्क किया। हाँ, तो उसके कारण वो विषय है, जब चावल जाना हो गया बाहर तो उसके रेट गिर गए। ना बाहर बढ़े हुए रेट में उनका कोई योगदान था, ना घटे हुए में किसी का योगदान है। तो आप तो अपनी एमएसपी पर कितनी खरीद हुई उसके अनुसार आपका पता चलेगा। तो इस तरह का आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल, और इससे जाहिर तौर पर सरकार पर आर्थिक दबाव भी बढ़ता है। जिस तरीके से तमाम योजनाओं के अक्सर फ्री रेवड़ियों की बात जो विपक्षी पार्टियां करती हैं, उससे कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ जो है राज्य पर बढ़ता है। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा इस समय कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के सहारे कांग्रेस ने हिमाचल में जीत हासिल कर ली, लेकिन वहीं जहां ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू की गई, वहां का जो 40% बजट का, अगर 40% बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ वेतन और पेंशन में जा रहा है। तो एक बड़ा आर्थिक बोझ है। तो हरियाणा में अगर बात करें, बीजेपी सरकार आने वाले समय में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या स्टैंड रखती है? देखिए, अभी केंद्र ने इस पर एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का जो भी निर्णय होगा हम उसको लागू करेंगे। परंतु अभी हमारे ऊपर तो और ज्यादा बोझ है। बोझ क्या है? इस रूप में कि जो रिटायर हो चुके लोग हैं, 2006 से पहले के नौकरी जिनकी थी, वो जो रिटायर हो गए, हम उनके भी पेंशन दे रहे हैं। प्लस 2006 से लेके आज तक जो अभी जॉब लगी है, उनके उसमें भी 14% डाल रहे हैं नई पेंशन स्कीम के तहत। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब बजट का 40% आप केवल अपने प्रदेश की 1.5 से 2% आबादी पर बजट का 40% दे देंगे उनके रिटायरमेंट के बाद, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कैसे करेंगे? आप विश्वविद्यालय कैसे बनाएंगे? आप रोड कैसे बनाएंगे? और हमने चिंता करनी है तो हमने तो 100% लोगों की चिंता करनी है, केवल दबाव समूह की नहीं करनी कि एक ग्रुप इकट्ठा हुआ। ठीक है, राजनीति में मैं राजनीति का छात्र रहा हूं, उसमें प्रेशर ग्रुप का एक अपना योगदान होता है, परंतु हम कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2006 में किसने लागू की थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हमारी तो सरकार नहीं थी हरियाणा में उस समय, हमारी तो पहली बार बहुमत की सरकार आई है। इससे पहले हम या तो देवीलाल जी के साथ रहे, या बंसीलाल जी के साथ रहे, चौटाला जी के साथ रहे, पर बाहर रहे। तो ऐसे 3 बार हमें अवसर मिला। जनसंघ के समय, राव वीरेंद्र सिंह के समय हम कुछ दिन उनके साथ रहे होंगे। तो कुल मिला के हमारा तो योगदान नहीं था। हमें तो ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम लागू हो रखी थी जब हमारी सरकार आई। तो लागू करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। उनको ये लगा कि ये स्टेट के हित में है, उस समय उन्होंने निर्णय लिया। परंतु जब स्टेट के हित के ऊपर व्यक्तिगत हित हावी हो जाते हैं तो उस प्रदेश का सत्यानाश होना, उस पार्टी का सत्यानाश होना तय होता है। अगर उनको ये लगता है, आज वो कहते हैं जी मुझसे गलती हो गई, तो गलती की समझ आज ही क्यों आई? 2009 का चुनाव जो उन्होंने लड़ा, उसमें कहीं उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम की बात नहीं की, वो जीत कर आए। 2014 का चुनाव लड़ा, उनके घोषणा पत्र में कहीं न्यू पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं है, वो चुनाव हारे। 2019 में फिर वो चुनाव लड़े, उसमें कहीं न्यू पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं है, वो चुनाव हारे। अब उनको लगता है कि यार किसी समय मेरी आखिरी पारी खेल रही है और जाते जाते मैं अपने बेटे को एडजस्ट कर दूं राजनीति में। तो बेटे को एडजस्ट करने के लिए वो हरियाणा के 3.25 करोड़ से अधिक लोगों की सब दांव पे लगाने को तुले हुए हैं। उन्होंने लागू की, हमारा कोई जिक्र नहीं है। हमने जो अंशदान, सरकार का अंशदान होता था पहले, वो 10% होता था, वो बढ़ा के हमने 14% कर दिया, जिससे कर्मचारियों को और बेहतर, जब वो रिटायर होंगे, और ज्यादा पैसा मिल सके। और सर, हरियाणा में नहीं, हिमाचल में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस ने ही खत्म किया था। अब इसी के साथ में सर, क्योंकि देखिए लगातार अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने आधुनिकता पर बहुत ज्यादा जोर दिया। बीजेपी ने डिजिटलाइजेशन को बहुत बढ़ाया, इतना कि जो पोर्टल्स बनाए गए, इसी के साथ चाहे पीपीपी की हम बात करें, पारदर्शिता लाने का काम यहाँ पर बीजेपी कर रही है। लेकिन कांग्रेस को उसमें भी दिक्कत है। देखिए, कांग्रेस, हर एक पार्टी का एक डीएनए होता है। कांग्रेस तभी फलती फूलती है जब भ्रष्टाचार होता है, और ये जो कांग्रेस के जन्मदाता थे, उन्होंने इस परिपाटी को किया। पंडित नेहरू के समय में 1951 में एक जीप घोटाला हुआ था। तब से जब तक अगर घोटाले नहीं करेंगे तो कांग्रेस को आनंद नहीं आता। राजीव गांधी की वो स्टेटमेंट, शायद उन्होंने लाल किले के प्राचीर से ही बोला था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, उसमें से 15 पैसे जिसके लिए भेजा जाता है उसको मिलते हैं, और 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमने राजीव गांधी
कि उस समय पीड़ा रही होगी। हमने प्रधानमंत्री किसी भी देश समय का हो, प्रधानमंत्री हमारा भी था, अगर उसने कोई चीज कहा कि भाई कांग्रेस की सरकार रहेगी तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा, तो हमने अगर ये कैलू कर दिया, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई अन्य हो, वो भ्रष्टाचार ना कर सके और पूरा का 1 रुपया जिसके लिए भेजा गया वो पूरा 1 रुपया मिले, तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इनसे पूछना चाहिए। आज हम पेंशन दे रहे हैं जिनको वृद्धा पेंशन का, और उस समय कहा ये पैसा एक क्लिप दिखता है तो सीधा अकाउंट में जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए 6,000 रुपए भेजते हैं, वो एक दिन जाते हैं, एक स्विच दबाते हैं और करोड़ों किसानों के अकाउंट में एक साथ करोड़ों रुपए चले जाते हैं, कई हजार करोड़ रुपए चले जाते हैं। लगभग वो किस्त 16-17 हजार करोड़ की एक बार की बनती है, तो वो डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है। अब कांग्रेस की पीड़ा ये है, ऐसे तो वो आ नहीं रही कांग्रेस कहीं दोबारा से, परंतु उनको फिर भी लगता है कि अगर हम आ गए तो हम इन नीतियों को बदलेंगे तो भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। इससे पहले बीजेपी वालों से ही बदल लो जिससे कि हम भ्रष्टाचार कर सके। परंतु इन नीतियों के प्रति हरियाणा की जनता कितनी कमिटेड है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ई टेंडरिंग का विषय था, और केवल ये सरपंचों का विषय नहीं है, इससे पहले हमने अपने ऊपर कितना किया। जब हमारी सरकार आई, आप पूरे रोड पे, मुझे नहीं पता आप हरियाणा में कितना घूमे होंगे, मुझे उसके आपकी बैकग्राउंड नहीं पता, परंतु जो हरियाणा में पत्रकार है, हो सकता है आपको भी पता हो, या जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जब वो रोड से निकलते हैं तो नेता का नाम लेके बोलते हैं ये उसका पेट्रोल पंप है। कारण क्या थी? वो सरकारी जमीनें होती थी जो लीज पर 1 रुपए में मिल जाती थी, साल के में 1 रुपए में, महीने के 1 रुपए में। हमने कहा, हमने पहला बंधन अपने पॉलिटिकल लोगों पे बुलाया। मुख्यमंत्री ने कहा चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा मंत्री हो, चाहे हमारा विधायक हो, किसी को भी सरकारी रेवड़ियां नहीं बांटी जाएगी। सरकार का पैसा जनता का पैसा है, वो किसी को लूटने नहीं देंगे। तो हमने अब पेट्रोल पंप की जितनी साइटें हैं जो सरकारी साइटें होती हैं उसकी ऑनलाइन बोली लिखते हैं, जिसके साल में आपको 12 रुपए देने पड़ते थे, आज वहां पर सरकार को 2 करोड़ रुपए मिल जाता है। तो हमने तो अपने पे अंकुश लगाया। उसके बाद जब ई टेंडरिंग का विरोध आया, जिसका सरपंचों ने विरोध किया, तो सरपंचों का क्या उधर से इशारा तो नहीं हो गया? अभी आपको हो गया? थोड़ा अच्छा फिर ठीक है। तो ई टेंडरिंग के माध्यम से उन्होंने जो हम पे कहा, मुख्यमंत्री जी खुद लोगों के बीच जा रहे हैं और वहां हाथ उठाकर पूछते हैं कि आपको ई टेंडरिंग चाहिए या नहीं चाहिए। तो वहां का जनमानस, वहां की जनता हाथ उठाकर कहती है कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ है, ई टेंडरिंग होनी चाहिए। और इस चीज को डायरेक्ट किसी ने फेस किया है, मुख्यमंत्री से भी पहले हमारे मंत्री आ गए अभी अभी, इन्होंने तो डायरेक्ट जाके किसानों से, उनसे, सरपंचों से सामने जूझे हैं कि भाई ई टेंडरिंग को आपके हित की है और जनता के हित की है। तो 95% सरपंच हमारे साथ आ गए। अब जो बचे हैं वो या तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या वो इनेलो का कार्यकर्ता है, केवल वो बचे। और आज उनकी स्थिति हो गई कि वो कॉल करते हैं कि सरपंच इकट्ठे होंगे, एक सरपंच उनके साथ नहीं आता। तो ये कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी की कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, उसके आधार पर हमने किसी सरपंच को भ्रष्टाचारी नहीं कहा। परंतु जब मुख्यमंत्री ने पूछा जन संवाद में कि भाई ये ऐसा लोग क्यों चाहते हैं, तो वह पब्लिक ही कहती थी खड़े होकर, कोई कहती थी ऐसे ऐसे ये चाहिए, हमने किसी को नहीं कहा। तो लोगों का जनमानस यह है कि हम जिस भी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे हमारा विधायक हो, ये सब इनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, इनके में पारदर्शिता चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि इन आरोपों से बचना चाहिए। तो जब हमने, और खुद इवन मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मेरे हाथ में भी कोई आर्थिक ताकत नहीं है, तो मेरे एमएलए के हाथ में भी नहीं रहेगी, मेरे सरपंच के भी हाथ में नहीं रहेगी, तो क्या दिक्कत है? हम यहाँ पैसे को सर, और डिजिटलाइजेशन का जमाना है, और इसी के साथ डिजिटल जितना ज्यादा हरियाणा की जनता अपने आप को करेगी उतना फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जमाना है। और धीरे धीरे जिस तरीके से ब्रिटेन में 4 लाख नौकरियां खत्म हो गई है, वैसी नौबत भारत में ना हो, हरियाणा में ना हो, इसके लिए अभी से तैयार होने की भी जरूरत है। और सर, आपने रेवड़ियों को लेकर भी बात कही थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी सरोकार कहीं ना कहीं रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और तमाम सवालों पर आपके जो जवाब थे वाकई तथ्यों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर यादव जी, आपने विभाग से एक बार फिर से, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तथ्यों के आधार पर आपने बातचीत की है। मैं गुजारिश करूंगा आप मंच पर बने रहे। जवाहर यादव जी, खबरों तक के एमडी डॉक्टर विशाल गर्ग आपको सम्मानित करेंगे एक यादगार पल।
कैद होता हुआ तस्वीरों में। सकारात्मक भी रही चर्चा और विपक्ष के सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। और जिस तरह से आपने भी कहा, ये सवाल विपक्ष से पूछे जाएंगे कि तथ्यों पर ही बातचीत करें, और अगर किसी ने बयानबाजी ऐसी की है तो आपने उसका जवाब भी दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।